जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं बेस्ड अपॉन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, किस तरह के फोर्सेस उनके अंदर प्रेजेंट है, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमें पता है 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा तरह तरह के फोर्सेस होते हैं। जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें लंडन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं। जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हमारे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के बारे में आप लोग अपनी 11th क्लास में पढ़ ही चुके हैं। तो अब इस तरीके से हम लोग उन फोर्सेस के बेसिस पे कैसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिवाइड करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ना बेसिकली मेरे पास 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स है? पहला टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का क्या मतलब है? मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, है ना। अब मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? मॉलिक्यूल्स मेरे नॉन पोलर होते हैं, है ना। तो इसमें कौन से फोर्सेस होंगे? नॉन पोलर होंगे। तो थोड़ा सा नाम से ही आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में इनमें है क्या। सेकेंड है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का क्या मतलब है? उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कैटायन होगा, एक एनायन होगा, उन दोनों के बीच में कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे और उस फोर्सेस की वजह से, उसी फोर्स की वजह से हमारा पूरा क्रिस्टल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? मेटालिक बॉन्ड्स होंगे उनके बीच में, जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल आयंस है। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है ना। तो मेटल आयन होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, और मेटल आयन के साथ जो मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स हो रहा है या फिर डिफरेंट मेटल आयंस के बीच में जो फोर्स हो रहे हैं उसकी वजह से हमारे सॉलिड्स बनेंगे। नेक्स्ट है कोवलेंट सॉलिड, मतलब कि कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है वहां पे एटम्स के बीच में, उसकी वजह से जो सॉलिड्स बनते हैं उन सॉलिड्स को बोलते हैं कोवलेंट सॉलिड। अब 4 टाइप तो हमने देख लिए। इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं 4 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये टाइप्स क्या होती है, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है ना, उन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग हमारे सबसे पहले टाइप पे, जो कि है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? नाम ही आपको यहाँ पे कुछ बता रहा है, मॉलिक्यूलर मतलब कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स है। क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि इनमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अब हाइड्रोजन तो आप बोलोगे मैम गैसेज होती है, लेकिन हम तो यहाँ पे सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। तो इनकी जो सॉलिड फॉर्म होती है, सॉलिड आयोडीन, सॉलिड ऑक्सीजन, इस तरीके से जो इनकी सॉलिड फॉर्म होती है ना, वो सॉलिड फॉर्म ही सॉलिड फॉर्म करेगी। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे पहला पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनमें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनके अंदर फोर्सेस कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में कई तरीके की चीज़ें आ सकती है। एक तो हमारे पास H2O2 नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, मतलब कि जब मेरे पास सेम तरह के 2 एटम्स होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन क्लोरीन होगा, दोनों सेम तरीके के एटम है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उसमें है नहीं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो एक तो हमारे पास नॉन पोलर वाले हो गए। अब नॉन पोलर वाले में कुछ अलग तरीके के फोर्सेस होंगे। अब जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, सपोज मैंने HCl ले लिया, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उनमें जो फोर्सेस होंगे वो कुछ अलग तरीके के होंगे, तो वो कुछ अलग टाइप बना देंगे। उसके बाद एक और तरीके के फोर्सेस आपने पढ़े होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती है ना, उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है वो सब अलग होती है। तो ये सभी जो है ना मेरे पास, चाहे वो नॉन पोलर हो, चाहे वो पोलर हो, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उसमें, तो ये जो तीनों टाइप्स है ना फोर्सेस के, ये तीनों सभी किस में आ जाते हैं? ये सभी आ जाते हैं मेरे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप में ही। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है वो इन तीनों को कॉम्प्राइज करता है, इन तीनों को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तीनों तरीके के सॉलिड्स होते हैं मेरे पास, जिसमें डिस्पर्जन फोर्सेस भी होते हैं जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं, जिसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी होते हैं, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं। तो तीनों के बेसिस पे जो 3 टाइप के सॉलिड्स बन रहे हैं उनको हम एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, 3 फोर्सेस की वजह से
तीन तरीके के सॉलिड्स होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, तो एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर का क्या मतलब है? जब मेरे पास एटम्स होंगे, अब इसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स कुछ एक ही तरीके के होंगे। कौन से तरीके के होंगे? जिसमें नॉन पोलर फोर्सेस होंगे, है ना। जैसे कि अगर मैं एटम्स की बात करूं, और कौन से एटम्स की बात करूं? जो मेरी नोबल गैसेस होती है, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सभी क्या होती है? नोबल गैसेस। ये अकेले एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती है अकेले? पढ़ा होगा आपने, इनके पास फुली फिल्ड शेल होता है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो ये अकेले अपना मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, किसी के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाती, है ना। तो जब ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती तो इनमें किसी तरीके के फोर्सेस तो होंगे ना। तो इनके अंदर जो फोर्सेस होते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं, बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। क्या आते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम एटम है, दोनों एक ही तरीके के हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना। तो ये दोनों नोबल गैसेस भी और नॉन पोलर वाले जो मेरे मॉलिक्यूल्स है वो जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब नॉन पोलर है तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनमें बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं। उन वीक फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है, दोनों एटम सेम ही तरीके के हैं, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो फोर्स तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। तो जब दोनों एटम सेम तरीके के हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो इनके बीच में जो बहुत ही वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस। ठीक है, अब ये तो बात हो गई, नाम से ही बता दिया हमने कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो इसमें या तो मेरे पास नोबल गैसेस होगी या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, और इन दोनों में एग्जिस्ट करने वाले एक ही तरीके के फोर्स होते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस। ठीक है, अब ये फोर्स कैसे है? बहुत ही वीक फोर्स है हमारे पास। तो वीक फोर्स है तो इनके बीच की बॉन्डिंग जो होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी क्या? नहीं होगी, बहुत ही वीकली अटैच्ड होंगे ना ये आपस में। मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा भी हीट कर दूं इनको सॉलिड्स को तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो इसी वजह से ये क्या होते हैं, इसी वजह से ही ये बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं इनमें। ठीक है, बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं इनमें, और इसी वजह से ही जैसे ही मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसा होता है? बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके अलावा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, इस वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कोई भी चीज़ कब कंडक्ट करती है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहा है क्या? ना तो आर्गन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसके पास तो वैसे ही फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, ना ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से ये जो मेरे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि इनके अंदर बॉन्डिंग बहुत वीक है, बहुत ही वीक फोर्सेज है इनमें, तो थोड़ा सा भी मैं टेम्परेचर दे दूं तो ये मेल्ट हो जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब रूम टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा होता है 25 डिग्री सेल्सियस। जब इनके अंदर इतनी ही वीक बॉन्डिंग है तो ये सॉलिड फॉर्म में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इतना टेम्परेचर इनके लिए बहुत है कि ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतने वीक फोर्सेज है इनमें, है ना। तो ये तो बात हुई नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के सॉलिड्स आते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे कि नाम ही बता रहा है पोलर। पोलर का क्या मतलब है? इनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो कैसे होंगे? जिनमें पोलर बॉन्ड्स होते हैं। पोलर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, HCl को ले लो, ठीक है, उसके अलावा SO2 को ले लो, इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में भी है, सल्फर और ऑक्सीजन में भी है। तो इसी वजह से ये जो मेरे पास सॉलिड्स होते हैं, चाहे सॉलिड HCl लूँ, चाहे सॉलिड SO2 लूँ, या फिर मैं सॉलिड अमोनिया भी लूँ, अमोनिया में भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना,
इस तरीके से। चाहे मैं अमोनिया लूँ तो उसमें एक्चुअल में है क्या, पोलर बॉन्ड है। तो जहाँ पे भी पोलर बॉन्ड होता है तो वहाँ पे कौन से फोर्सेज होते हैं, वहाँ पे हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होते हैं। अब वो डाइपोल बनता क्यों है, इसीलिए तो बनता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जैसे अगर मैं HCl की बात करूँ तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो क्लोरीन पे क्या आता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या आता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक डाइपोल बन जाता है, दो पोल्स बन जाते हैं अलग अलग। इसी वजह से इनमें कौन से टाइप के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी वीक ही फोर्सेस होते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होते, ज़्यादा टाइटली हेल्ड नहीं होते हमारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत ही वीकली हेल्ड होते हैं। अब अगर वीकली हेल्ड होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, लेकिन अगर मैं इनके अंदर जो फोर्सेस है वो नॉन पोलर वाले से कंपेयर करूँ तो वो फोर्सेस ज़्यादा है, क्योंकि डाइपोल यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल चार्ज सेपरेशन सी हो रही है। ठीक है, तो डाइपोल यहाँ पे बना तो इनके अंदर जो फोर्सेस है वो नॉन पोलर वाले से ज़्यादा है। अगर नॉन पोलर वाले से फोर्सेस ज़्यादा है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो नॉन पोलर वाले से ज़्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज़्यादा होता है। और इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नॉन कंडक्टर होंगे, और ये सॉफ्ट होंगे क्योंकि फोर्सेस तो अभी भी वीक है, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो रही है इनमें, है ना। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड का मतलब है कौन से बॉन्ड्स होंगे, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। कौन से बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा हो तो बताओ, डाइपोल डाइपोल फोर्स में से डाइपोल डाइपोल फोर्स, तीन तरीके के फोर्स हमने देखे। डाइपोल डाइपोल फोर्स, एक तो मेरे लंडन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स, और तीसरा टाइप मैंने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बताओ तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन से होते हैं इसमें, ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, डाइपोल डाइपोल सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, या फिर लंडन फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो देखो अब उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो कौन से फोर्सेस होंगे इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब मेरे पास या तो तीन तरीके के बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। फ़ोन करके याद करते हैं हम लोग, जो आप लोग सारा दिन चलाते हो घर पे बैठ के और पढ़ाई नहीं करते। FON मतलब कि या तो मेरे पास फ्लोरीन हो, या मेरे पास ऑक्सीजन हो, या मेरे पास नाइट्रोजन हो। जब हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होती है, उस टाइप पे जब नाइट्रोजन इन तीनों में से किसी भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होती है, तब मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है ना। क्या आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होंगे, जिन मॉलिक्यूल्स में मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे कि सॉलिड वाटर का एग्जांपल ले लो, जिसको हम लोग आइस भी बोलते हैं, बर्फ बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना। अब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। यहाँ पे इस तरीके से 3D हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। तो सॉलिड वाटर जो होता है ना मेरा, या फिर जिसको मैं आइस बोलती हूँ, वो किस तरह का मॉलिक्यूलर सॉलिड है, वो एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन तो दिख नहीं रहा आपको, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो इस वजह से ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये भी वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड्स भी होते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो मेरे पास पोलर और नॉन पोलर थे ना, उनके अंदर फोर्सेस बहुत वीक थे, इसलिए वो जनरली लिक्विड स्टेट में थे। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, अभी आप लोगों ने खुद ही बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डाइपोल डाइपोल से या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस से ज़्यादा होती है। तो अगर फोर्सेस ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है, वो अगर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो ये तो सॉफ्ट सॉलिड्स तो होंगे ही ना। तो इसीलिए ये सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं और ये वोलेटाइल लिक्विड्स भी होते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बाकी के दोनों टाइप के फोर्सेस से, यानी कि पोलर वाले से और नॉन पोलर वाले से ज़्यादा है, इस वजह से जो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल से या फिर पोलर मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कंपेयर कर सकते हैं आप तीनों को। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को 3 टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप्स क्या थे, सॉलिड HCl,
सॉलिड SO2 और सॉलिड अमोनिया। उसके अलावा नॉन पोलर के टाइप्स क्या थे, नोबल गैसेस सारी की सारी, हीलियम, नियोन, आर्गन। और उसके बाद हमारे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, Cl2, I2 एक्सेट्रा। और हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन सी हो गई, सॉलिड वाटर हो गया, जिसको हम लोग आइस भी बोलते हैं। तो ये सब हम लोगों ने देखे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप्स क्या होते हैं, जिनमें जनरली हमारे पास है क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, उसमें मॉलिक्यूल ही तो है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये सारे के सारे ही नॉन कंडक्टर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट इन वीक फोर्सेस की वजह से ही लो होता है। और वीक फोर्सेस कौन कौन से हैं, या तो यहाँ पे तो डिस्पर्जन फोर्सेस है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या फिर हमारे पास डाइपोल फोर्सेस है, ठीक है। पहला टाइप हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप है मेरे पास आयनिक सॉलिड्स। अब देखो नाम ही बता रहा है आयनिक सॉलिड्स, मतलब कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और आयंस कौन से टाइप के होते हैं, दो टाइप के आयंस होते हैं, एक तो कैटायन होता है, एक तो एनायन होता है। पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, आयंस के बीच में कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जो पहला चैप्टर है आप लोगों का फिजिक्स में, जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है आयंस के बीच में। कौन से फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह या फिर डाइपोल की तरह वीक फोर्स नहीं होते, बहुत ही ताकतवर फोर्सेस होते हैं ये। क्योंकि खुद ही सोचो, वहां पे कुछ आयन नहीं था, वहां पे तो क्या थे, मॉलिक्यूल थे। यहाँ पे दो अलग अलग आयन हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दो अपोजिट चार्जेस बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आयंस जो होते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो दोनों आयंस है कैटायन और एनायन, एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक और बहुत अच्छी चीज होती है आयनिक सॉलिड्स के अंदर, कि जो इसमें आयंस की पोजीशन होती है ना, वो फिक्स होती है। इसमें जो आयंस की पोजीशन होती है वो पोजीशन इसमें फिक्स होती है बिल्कुल, मतलब कि कैटायन और एनायन एक पर्टिकुलर जगह पे ही इसमें होगा, ठीक है। कैटायन और एनायन इसमें एक पर्टिकुलर जगह पे ही होगा, बिल्कुल सही बोला। NaCl एक आयनिक सॉलिड ही होता है, ठीक है। तो NaCl में क्या प्रेजेंट है, एक तो Na+ आयन है, एक Cl- आयन है। तो Na+ आयन की और Cl- आयन ने एक फिक्स पोजीशन पे रखे होते हैं अपने सॉलिड में। ऐसा नहीं रैंडमली कहीं भी Na+ आ रहा है, कहीं भी Cl- आ रहा है, ऐसा नहीं होता। फिगर में दिखाती हूँ, देखो मैं आपको, यहाँ पे एक क्यूब सा दिख रहा है आपको। अब ये क्या है, ये क्यूब क्या है, एक तरीके से आगे जाके जब सॉलिड स्टेट का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में, जब मेन सॉलिड स्टेट का चैप्टर स्टडी पढ़ेंगे ना हम लोग, उसमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये क्यूब क्या है आपके पास, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इस फिगर में आपको कुछ डॉट्स दिख रही है, एक ब्लू डॉट दिख रही है, एक रेड डॉट आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। तो ब्लू डॉट जो है ना यहाँ पे, वो Cl- आयंस को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके अलावा जो रेड डॉट है वो Na+ आयंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो देखो आपको दिख रहा होगा ये जो क्यूब है ना, इसके कॉर्नर्स पे सारे के सारे ब्लू वाले डॉट्स प्रेजेंट है इस तरीके से, और हर फेस सेंटर पे भी, हर फेस के सेंटर में भी ब्लू वाले डॉट्स प्रेजेंट है। यानी कि आप फिगर को देख के बोल सकते हो कि ये जो Cl- आयंस है ना, वो कहाँ पे है, वो एक तो कॉर्नर्स पे है, और उसके बाद ये फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है। और ये जो Na+ आयंस है वो आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, एक तो एज के बीच में दिख रहा है, ये एजेस होती है ना हमारी, एक तो हमें ये एज के सेंटर पे दिख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी एक बीच में आपको दिख रहा होगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर, मतलब जो पूरा का पूरा क्यूब है ना उसके बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ है एक Na+, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर पे भी है, यानी कि ये Cl- और Na+ कोई रैंडम पोजीशन नहीं अटेन कर रहे, इनके अंदर क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर जगह पे ये बैठे, एक फिक्स जगह पे बैठे हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि एक पर्टिकुलर पोजीशन ये लोग लेके बैठे हैं, इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। यहाँ पे Na+ है, देखो फिगर में आपको दिख रहा होगा, इधर आपके पास Cl- है, इधर Na+ है, तो दोनों साथ साथ बैठे हुए, दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों भी एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं इनके पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ा नाम है, जितना सुनने में बड़ा है ना, उतनी इनकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होती है।
ठीक है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है आयनिक सॉलिड की कि इनके अंदर जो आयंस की अरेंजमेंट होती है ना, आयंस की जो इसमें अरेंजमेंट होती है वो बहुत ही फिक्स्ड होती है। तो उन फिक्स्ड अरेंजमेंट की वजह से इनके बीच में जो फोर्सेस है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। HCl अभी मैंने बताया कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से ये सॉफ्ट नहीं होते। पहले क्या था, मॉलिक्यूलर सॉलिड में बहुत ही वीक फोर्सेस, तो बहुत सॉफ्ट से थे वो, ठीक है। लेकिन इनमें फोर्सेस इतने ज़्यादा है, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को हेल्ड करके रख रहे होंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास होंगे, सारे कैटायन एनायन। जब डिस्टेंस कम होगा, सारे कैटायन एनायन एक दूसरे के पास पास होंगे, तो उसका क्या मतलब है, ये हार्ड होंगे और दूसरा ब्रिटल होंगे। क्या होंगे, हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे। फोर्स ज़्यादा है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, इसी टाइट पैकिंग की वजह से, इतने ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से, ठीक है। अब आती है बात इनकी कंडक्टिविटी की। अब सॉलिड स्टेट में जब ये एग्जिस्ट करते हैं ना, यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब Na+Cl- को अट्रैक्ट कर रहा है और Cl- जो है वो Na+ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सॉलिड स्टेट में तो ये होते हैं इंसुलेटर, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कंडक्टिविटी के लिए तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने NaCl को उठाया, NaCl को मैंने पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद ये हो गए आयनाइज, यानी कि जो मेरा NaCl है ना वो आयनाइज हो गया किसमें, Na+ में और Cl- में। किसमें, Na+ में और Cl- में। और जब Na+ और ये Cl- में आयनाइज हुआ, तो आयंस की वजह से कंडक्टिविटी सिर्फ मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होती, आयंस की वजह से भी होती है। तो आयंस की वजह से आई इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना। तो जब सॉलिड स्टेट में थे ना, जब पूरा का पूरा NaCl था सॉलिड फॉर्म में, तब कोई आयंस नहीं थे, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन मोल्टन स्टेट में जब ये आयंस में टूट जाते हैं, उन्हीं आयंस में टूटने की वजह से इनमें प्रेजेंट होती है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसी वजह से ये मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्या है, NaCl हो गया, KCl हो गया, MgSO4 हो गया, ये सभी क्या होते हैं, हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा आयनिक सॉलिड्स के बारे में। दो टाइप के सॉलिड्स पढ़ लिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ लिया, आयनिक सॉलिड पढ़ लिया। अब है हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड का क्या मतलब है, कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल आयंस होंगे ना इसमें। तो एक्चुअल में मेटल आयंस अब अकेले नहीं होते। मेटल तो क्या है, जब वो सोडियम है, ठीक है, सोडियम मेटल आयन कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन दिया, मेटल आयन बना, तो मेटल आयन के साथ एक इलेक्ट्रॉन भी तो आया। तो इसी वजह से मेटालिक सॉलिड में मेटल आयंस तो होते ही है, जहाँ जिसका यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जो कि हमारे मेटल आयंस ही है। उसके साथ साथ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, क्योंकि एक मेटालिक क्रिस्टल में एक सिंगल मेटल तो होगा नहीं, बहुत सारे मेटल आयंस होंगे उसमें। जब इतने सारे मेटल आयंस होंगे, तो उसके बाद उसके साथ उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे। तो उन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, समुद्र बोलते हैं कि मेटल आयन को फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने घेर के रखा हुआ है एक तरीके से, ठीक है। तो एक सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होती है। और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन शरीफों की तरह एक जगह पे टिक के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की वजह से ही जो ये मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इस फिगर में आप लोग देख सकते हो, मेटल आयंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। मेटल आयंस है यहाँ पे, सारे के सारे पॉजिटिव आयंस है। अब इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर प्रेजेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स मेरे मोबाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं। इनकी मोबिलिटी की वजह से ही, इनके घूमने की टेंडेंसी की वजह से ही ये पूरे क्रिस्टल में इवेंटली स्प्रेड आउट होते हैं, इस तरीके से पूरे क्रिस्टल में घूमते रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो है पूरे के पूरे क्रिस्टल्स में घूमते रहेंगे, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव आयंस है ना, इनको हम लोग बोलते हैं कर्नल्स। क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं। तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इस नेटवर्क के थ्रू, इस पॉजिटिव आयंस के नेटवर्क के थ्रू, और इस पॉजिटिव आयंस के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में कर्नल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो मेरे मेटालिक सॉलिड्स है ना, इनमें क्या क्या प्रेजेंट है,
पॉजिटिव मेटल आयन प्रेजेंट है, उसके अलावा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब मेटल आयंस है तो मेटल आयंस के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी, तो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है या फिर मेटालिक फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होते हैं बट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। एज सच हमारे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड वाले जो फोर्सेस है ना उनसे तो ये स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, ठीक है, बट एज सच इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं होते, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो मजे से पूरे के पूरे पॉजिटिव आयंस के चारों ओर जो घूम रहे हैं, और इसी वजह से ही जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, लस्ट्रस प्रॉपर्टीज़ होती है उनके पास, ठीक है। यही रीज़न है कि जो हमने बचपन में पढ़ा था 9th क्लास में मेटल की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते थे कि वो इतने शाइनी होते हैं, गोल्ड हम लोग देखते हैं, सिल्वर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उनकी शाइनेस का रीज़न क्या है, यही इलेक्ट्रॉन्स ही है, ठीक है। अब ये जो मेटालिक क्रिस्टल्स होते हैं ना ये हार्ड भी हो सकते हैं और ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन से मेटालिक क्रिस्टल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अलग अलग मेटालिक क्रिस्टल्स की हार्डनेस और सॉफ्टनेस अलग अलग मेटालिक क्रिस्टल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा मेटालिक सॉलिड्स के बारे में। अब लास्ट हमारे पास बचता है कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड में जो फोर्सेस होते हैं ना वो बहुत ही, कोवलेंट सॉलिड में जो फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स। आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, हम एज सच कंपेयर नहीं कर सकते कि आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, दोनों को ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बोला जाता है, इनका कंपैरिजन कभी नहीं किया जाता कि आयनिक स्ट्रॉन्ग होगी या फिर कोवलेंट स्ट्रॉन्ग होगी, दोनों को ही स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। हाँ, लेकिन ये जो नॉन पोलर वाले जो मेरे डाइपोल फोर्सेस थे ना उनसे ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो कोवलेंट सॉलिड्स में बेसिकली मेरे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल ही कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। आपको पता है कार्बन कितने लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, पढ़ा होगा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इथेन मीथेन, कितने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं उसके, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं ना मेरे, वो नॉन मेटल्स होते हैं जो एक दूसरे से अटैच होते हैं वाया कोवलेंट बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स होते हैं इसमें, कोवलेंट बॉन्ड, जो कि शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से नहीं बनते, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। और यही कोवलेंट बॉन्ड्स या फिर कोवलेंट फोर्सेस इस कोवलेंट सॉलिड्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, इसी वजह से ये जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल भी होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। देन इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, तो इनको मेल्ट कराने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और इवन ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पहुंच गया लेकिन ये मेल्ट ही नहीं हुए, और मेल्ट होने से अच्छा ये डिकम्पोज हो गए, कि टूट गए, है ना, मेल्ट नहीं हो पाया। टेम्परेचर इतना ज़्यादा पहुंच गया कि वो उतने टेम्परेचर को विथस्टैंड ही नहीं कर पाया, उसको टॉलरेट ही नहीं कर पाया, कि वो मेल्ट होने से पहले ही वो टूट गया, है ना। तो जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और इवन वो डिकम्पोज भी कर जाते हैं, ठीक है। और इन कोवलेंट सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से ये जो मेरे कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं ये इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस तो होती ही है, तो यहाँ पे आती है एक एक्सेप्शन जिसके बारे में आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। ग्रेफाइट और डायमंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, बकमिंस्टर फुलरीन होता है, उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अभी थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल कौन से हो गए, डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड जिसको हम लोग कार्बोरेंडम भी बोलते हैं, क्वार्ट्ज हो गया जिसके बारे में हम लोग पढ़ा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना क्वार्ट्ज, और क्वार्ट्ज ग्लास एक अमरफस सॉलिड होता है, पिछली क्लास में डिस्कस किया था। बोरोन नाइट्राइड हो गया, BN। तो ये सभी मेरे पास क्या होते हैं, कोवलेंट सॉलिड होते हैं। अब बात करते हैं उस एक्सेप्शन की, कि देखो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, एक मेरे पास है डायमंड का और ये मेरे पास है ग्रेफाइट का। अब दोनों के ना स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि अब है तो दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स ही, ठीक है, होती तो दोनों में कार्बन ही है, लेकिन जो मेरे पास ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट में जो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्या होती है, sp2
हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से होने की वजह से कार्बन जो है ना वो 3 बॉन्ड बनाता है इस तरीके से, ठीक है। आप लोगों को फिगर में भी दिख रहा होगा, एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p2, तो 2s2 2p2, तो s वाला एक p में चला जाता है, तो इसने बॉन्ड तो 3 बनाए, एक इलेक्ट्रॉन तो अब भी फ्री बच गया। अब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो फ्री है, वो क्या करता है, पूरे के पूरे ग्रेफाइट के क्रिस्टल में वो घूमता रहता है, ठीक है। और इसी की वजह से जो ग्रेफाइट होता है ना मेरा, वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना पूरे क्रिस्टल में घूमता रहता है, और उसी की रैंडम मोशन की वजह से ही वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। अब एक्चुअल में स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो इसी की वजह से हेक्सागोनल रिंग्स ही फॉर्म होने लग जाती है। आप लोगों को दिख रहा होगा, हेक्सागोनल रिंग्स ही फॉर्म होती है, और ये जो हेक्सागोनल रिंग्स है ना आपस में इनकी लेयर्स ही बनने लग जाती है, एक के बाद एक लेयर्स। अब ये जो लेयर्स है ये भी तो आपस में एक दूसरे को किसी फोर्स के थ्रू खींच रही होगी, है ना, किसी फोर्स के थ्रू खींच रही होगी, तभी तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इनके बीच में कोई फोर्स ही ना होता तो ग्रेफाइट तो टूट जाता, पूरा का पूरा अलग हो जाता। तो ये जो मेरी हेक्सागोनल रिंग्स होती है डिफरेंट प्लेन्स बना लेती है, और इन प्लेन्स के बीच में होते हैं फोर्सेस। और कौन से फोर्सेस होते हैं? बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, और वो जो वीक फोर्सेस है वो है हमारे वीक वंडर वॉल फोर्सेस। तो ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल रिंग्स बनती है, और इन हेक्सागोनल रिंग्स में, ये जो मेरी हेक्सागोनल रिंग्स होती है इनके बीच में वीक वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं? वीक वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं। जो लेयर होती है ना आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टैक करती है, स्लिपरी सी होती है इसी वीक वंडर वॉल फोर्सेस की वजह से। और इसी वजह से ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट हमारा सॉफ्ट नेचर का होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डायमंड की अगर मैं बात करूं तो डायमंड में ऐसा नहीं होता। डायमंड में आपको दिख रहा होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? 4 कार्बन से अटैच होता है। तो यानी कि अगर वो 4 कार्बन से अटैच है, अगर वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, तो हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब sp3 है मतलब कि चारों इलेक्ट्रॉन उसके यूज अप हो रहे हैं, चारों इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इस केस में प्रेजेंट नहीं होता। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो हो नहीं पाएगी। इस वजह से डायमंड जो है वो इंसुलेटर होता है, लेकिन जो मेरा ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वो एक गुड कंडक्टर होता है। और एक टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा होगा, इस तरीके से टेट्राहेड्रन फॉर्म हो रहा है, और इसी वजह से ये बहुत ही हार्ड भी होता है, बहुत ही हार्ड होता है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों ने अपनी 11th क्लास में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। चाहे आप बोरोन नाइट्राइड की बात करो, सिलिका के स्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने कल बताया था। SiO2 में यहाँ पे इस तरीके से यूनिट्स आपस में अटैच्ड होती है, ठीक है। एक सिलिकॉन यूनिट 4 ऑक्सीजन एटम से टेट्राहेड्रली अटैच होती है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनके केस में प्रेजेंट होती है। ऐसे ही बोरोन नाइट्राइड में या फिर सिलिकॉन नाइट्राइड में भी, सिलिकॉन कार्बाइड में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग इसके केस में प्रेजेंट होती है। इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और ये हीट करने से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। अब चारों के बारे में पढ़ तो लिया हम लोगों ने, चारों को एक एक करके जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उससे पहले सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। 3 तरीके के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर में लंडन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं। पोलर में डाइपोल फोर्सेस होते हैं। आफ्टर दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हम सब ने पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल से अभी क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से, आप लोगों को बताना है कि कौन सा किस टाइप का सॉलिड है। उसके बाद आए हमारे पास आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स कौन से होंगे? जिनके आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, NaCl हो गया, MgSO4 हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया। तो आयनिक बॉन्डिंग होती है इनमें। आयनिक बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ना। उसके अलावा
नेक्स्ट हमारे पास आए मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो मेटल आयंस होते हैं, और जो सी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो क्या होता है कि जो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल के चारों ओर घूमते रहते हैं, और उसके बाद हमारे पास उसकी वजह से ही उनमें बहुत ही हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, उसकी वजह से उसके अंदर लस्टर होता है, उसकी वजह से उसके अंदर ही शाइन होता है, जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट आए मेरे पास कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स जो होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, और इवन मेल्ट करने से पहले ही वो डिकम्पोज हो जाते हैं। वैसे तो हमारे कोवलेंट सॉलिड्स हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही वहाँ पे कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट करता है। अब आप लोगों को बताना है कि जो सॉलिड अमोनिया होता है वो किस टाइप का सॉलिड होता है। जल्दी से आंसर दो कमेंट सेक्शन में कि जो सॉलिड अमोनिया होता है वो किस तरीके का सॉलिड होता है। जल्दी से बताइए, सॉलिड अमोनिया किस तरीके का सॉलिड होता है? सॉलिड अमोनिया का बताइए, देन बताइए सॉलिड CO2 किस तरीके का सॉलिड होता है। सॉलिड अमोनिया एंड सॉलिड CO2 किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों को बताना है। सॉलिड अमोनिया का पहले बताइए, सॉलिड अमोनिया किस तरीके का सॉलिड होता है, देन बताना सॉलिड CO2 के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डेड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। सॉलिड CO2 किस तरीके का सॉलिड होता है? सॉलिड CO2 किस तरीके का सॉलिड होता है? नॉन पोलर सॉलिड होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया, नॉन पोलर, क्योंकि CO2 में तो डाइपोल मूवमेंट होती ही नहीं है ना, दोनों बिल्कुल अपोजिट लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इधर जा रही होती है डाइपोल मूवमेंट, इधर भी जा रही होती है, इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, तो कैंसिल आउट हो जाता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने यहाँ टाइप पढ़े। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड में आपसे इससे रिलेटेड MCQ में पूछा जा सकता है। आप जैसे कि आप लोगों को पता है बोर्ड्स में MCQ भी आते हैं, तो वो आपको कोई भी एग्जांपल दे देगा और बोलेगा बताओ किस टाइप का सॉलिड है। बोर्ड में तो छोड़ो, जेईई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, नोट्स में और या फिर NCERT में एक टेबल गिवन है, उस टेबल में इन सभी सारे सॉलिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ना है और देख लेना है कि हाँ, ताकि अगर जेईई में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सको, और बोर्ड में अगर कुछ MCQ आ जाए तो उस MCQ को भी आप लोग सॉल्व कर सको। अब यहाँ पे आज इस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम लोग हमारा मेन चैप्टर सॉलिड स्टेट क्या है, यूनिट सेल क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, एक्चुअल में ये है क्या यूनिट सेल, मतलब कि एक पर्टिकुलर सॉलिड में वो लैटिस पॉइंट नाम की चीज़ क्या होती है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा डिफरेंट तरीके की चीज़ें कि कैसे हम एक पर्टिकुलर सेल को करेक्टराइज करते हैं, उन सब चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कोई भी डाउट है तो भी उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।